दोस्तों, आज आप सुनेंगे मदारी का तीसरा भाग। इससे पहले इसके 2 भाग आ चुके हैं और अगर आपने वो अभी तक नहीं सुने हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सुन सकते हैं। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अवतार के बेहोश जिस्म को कंधे पर डाले ठकरयाल बैठक में पहुंचा। उन्हें इस पोजीशन में देखकर दिव्या और देवांश की आंखों में हैरत के भाव उभर आए। देवांश ने पूछा, क्या है ये सब? नजर नहीं आ रहा? बैंक लुटेरा बेहोश हो चुका है। मगर कैसे? मैंने किया। क्यों? और क्या यूं ही छोड़ देता? गिरफ्तार नहीं करता इसे? ओह, दिव्या ने पूछा। लेकिन एकांत में बातें क्या की इसने? रिश्वत देने की बात कर रहा था ताकि मैं गिरफ्तार न करूं। देवांश ने ठकरयाल की तरफ संदिग्ध नजरों से देखते हुए कहा। और तुमने पेशकश ठुकरा दी? नहीं। क्या मतलब? उसके अजीब जवाब पर दोनों चौंक पड़े। ये वो मोहरा है जिससे हम राजदान को मात देने वाले हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई। ठकरयाल ने अवतार का बेहोश जिस्म चांदनी पर डाला, एक सिगरेट सुलगाई और कहना शुरू किया। हम जान चुके हैं कि राजदान ने सारा गेम बबलू और अपने 3 पुराने दोस्तों के बेस पर खेला है, भट्टाचार्य, वकील चंद और अखिलेश। इनमें भी सबसे प्रमुख अखिलेश है। सारी बागडोर उसी के हाथ में है। वही इन सबको, बल्कि पूरे मिशन को हैंडल कर रहा है। राजदान के क्लोन को भूल रहे हो तुम? मतलब? मेरे विचार से तो असली बागडोर उसके हाथ में है, देवांश ने कहा। अखिलेश पर मौजूद राजदान के लेटर पर गौर करो। कातिलों के रूप में हमारे नाम नहीं लिखे हैं। उसमें पूरी जानकारी उससे भी छुपाई गई है। जबकि क्लोन की जानकारी पर गौर किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि उससे कुछ नहीं छुपा है। वो सब कुछ पता है उसे जो राजदान को पता था। ऐसी अवस्था में हम किसे राजदान का प्रमुख मोहरा कहेंगे? ठकरयाल ने बड़ी ही विचित्र मुस्कान के साथ कहा। अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मतलब? गोला सा उठ रहा है गैस का। जी चाह रहा है उस भेद को बता ही दूं जिसे रात से अब तक पचाए घूम रहा हूं। क्या पचाए घूम रहे हो? असल में अखिलेश ही राजदान का क्लोन है। क्या? दोनों के मुंह इस तरह खुले रह गए जैसे टीवी पर आने वाले किसी सीरियल के आज के एपिसोड का अंत हो गया हो। यही, ठकरयाल बोला। मुझे पूरा विश्वास था ये भेद जानने के बाद तुम दोनों की यही हालत हो जाएगी। अब जरा ठीक से सुनो। सीरियल की अगली कड़ी प्रस्तुत करनी है। मगर देवांश का आश्चर्य कम नहीं हो रहा था। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि खोपड़ी में दिमाग है मेरे। वो दिमाग जिसे राजदान की तूफानी चालों ने कुछ देर के लिए फ्रीज कर दिया था। रात के बाद से उसके कलपुर्जों ने फिर से हिलना डुलना शुरू कर दिया है। हम कुछ समझे नहीं। ठकरयाल को उन दोनों पर अपने दिमाग की धाक जमानी ही जरूरी लग रही थी, इसलिए थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में बोला। मैंने रात ही ताड़ लिया था उसे। मगर कैसे? देवांश ने चीख कर पूछा। अपनी नाक से। ठकरयाल ने थोड़ा सस्पेंस और बनाया। दोनों के हैरान मुंह से निकला, नाक से? सोचो भला नाक से कैसे पहचान सकता है कोई किसी को? प्लीज ठकरयाल, ज्यादा सस्पेंस मत बनाओ। दिव्या उतनी ही बेचैन नजर आने लगी जितनी ठकरयाल कर देना चाहता था। बताओ, तुमने उसे कैसे पहचाना? सुल्फे की गंध आ रही थी उसके मुंह से। एक बार फिर से फ्रीज हो गए दिव्या और देवांश। ठकरयाल ने कहना जारी रखा। तब जब मैं और वो गुत्थम गुत्था हुए फर्श पर लुढ़क रहे थे। दोनों में से अब भी किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। लकवा मार गया क्या? ठकरयाल ने पूछा। देवांश चौंका। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो वही है? पूरे से भी ज्यादा। लेकिन कैसे हो सकता है ऐसा? क्लोन को तो सब कुछ मालूम है, ये भी कि राजदान की मौत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। जबकि अखिलेश के पास जो लेटर है उसमें हमारी तरफ तो इशारा तक नहीं किया। 2 लेटर नहीं लिखे हो सकते क्या राजदान ने? 2 लेटर? एक वो जिसमें सब कुछ लिखा हो, अपना क्लोन बनकर ड्रामा करने के निर्देश हों, और दूसरा वो जो उसने हमें दिखाया। 2 लेटर्स का फायदा? दूसरा लेटर उसने अखिलेश को लिखा ही इस निर्देश के साथ होगा
कि उसे हमें दिखा दे। क्यों? ताकि हम और डर जाएं, हलकान हो, चैन की एक सांस तक ना आए हमें। इस सारे खेल के पीछे एकमात्र यही तो मकसद है उसका। पर न एक ही झटके में करना चाहे तो उसके प्यादे क्या नहीं कर सकते, जो सब कुछ जानते हैं, जिनके पास पाइप पर चढ़ते तुम्हारे फोटो हैं। उन्हें सच्चाई उजागर करने में एक से ज्यादा पल नहीं लगेगा। तो क्यों? एक ही कारण समझ में आता है। उनका मकसद एक ही है, झटके में खेल खत्म करना नहीं है। उनका मकसद है हमसे खिलवाड़ करते रहना, हमारे बीच दरार डाल देना, अविश्वास की ऐसी खाई खोद देना जिसमें आपस में लड़कर गिरें और गर्त हो जाएं। यही, बिल्कुल यही कहना चाहता हूं मैं भी, मगर दिव्या समझने को तैयार ही नहीं। अभी तक मुझ पर शक कर रही है। फंस गई है ये उसकी चाल में। मगर अब ठकरयाल अपनी धुन में कहता चला गया, उनका यही मंसूबा उन्हें लेकर डूबने वाला है। उनके इरादे हमारे लिए वरदान बनने वाले हैं। वो कैसे? जरा सोचो, अगर उन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ करने का इरादा न किया होता, सीधे सीधे हमारे किए की सजा देने की ठानी होती, तो क्या हम इस वक्त जेल में नहीं होते? पक्के तौर पर होते। जबकि अब हमारे पास उन्हें मात देने वाला मोहरा है। देवांश ने बेहोश अवतार की तरफ इशारा करके पूछा। वो? यस। कैसे मात देना चाहते हो इससे? मेरे और इसके बीच में सौदा हो चुका है। मैं इसे गिरफ्तार नहीं करूंगा, कानून के हवाले नहीं करूंगा। बदले में ये उनके बीच जाएगा, अखिलेश से मिलेगा, दोस्त है ही उनका, बहुत जल्दी उनका विश्वास जीत लेगा। उनके हर इरादे की भनक हमें लगती रहेगी। मगर अभी तो तुम कह रहे थे कि तुमने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तुम्हारी नजरों में? मतलब? कुछ बातों के मतलब बगैर बताए भी समझ जाया करो। अब ये तो मैंने इसे बताया नहीं कि हम तीनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसने कहा, अगर तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे तो बैठक में जो दो लोग हैं उन्हें क्या जवाब दोगे? वो जान चुके हैं कि मैं हत्यारा, बैंक लुटेरा और जाने क्या क्या हूं। मैंने ये कहते हुए इसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर का दस्ता जड़ दिया कि लो, उनकी नजर में तुम्हें गिरफ्तार किए लेता हूं। गुड। सारी सिचुएशन समझ में आने के बाद देवांश के मुंह से निकला, लेकिन जैसा कि तुमने कहा, अखिलेश को राजदान का क्लोन होने के नाते सब मालूम है। दिव्या बोली, इस हालत में तो ये भी हो सकता है कि वो इसे भी सब कुछ बता दे। और अगर इसे ये मालूम हो गया कि हम तीनों मिले हुए हैं तो? यही तो देखना है कि वो इसे क्या बताते हैं। दो और बड़े खतरे हैं हमारे सामने, देवांश ने कहा। उन्हें भी उगलो। पहला, पुराना दोस्त होने के नाते मुमकिन है ये उनसे मिल जाए। ऐसा नहीं होगा, कारण ये उनमें से नहीं है जो रिश्ता नातों, पुरानी दोस्ती के नाम पर खुद को कुर्बान कर देते हैं। ये पक्का मुजरिम बन चुका है, निहायत ही प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल आदमी है। दीवाना है दौलत का, केवल अपना फायदा देखता है, और फायदा इसे मेरा साथ देने में है। इस नतीजे पर मैं इसके कहने के बेस पर नहीं, बल्कि उस बायोडेटा के बेस पर पहुंचा हूं जो इस वक्त भी थाने में पड़ी फाइलों के बीच में धूल चाट रहा है। खुद को कानून से बचाने के लिए, जेल की हवा खाने से रोकने के लिए ये मेरा साथ देगा। अखिलेश एंड कंपनी इसका कोई भला नहीं कर सकती। और अगर इसने किसी का भी साथ नहीं दिया? मतलब? तुमने इसे पहचान लिया है, इस बात से अंदर डरा हुआ तो होगा ही ये। क्या पता यही फैसला कर डाले कि मैं इस झमेले में पड़ूं ही क्यों, और गधे के सींग की तरह मुंबई से गायब हो जाए। ठकरयाल ने बड़ी ही रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, ऐसा हरगिज नहीं करेगा ये। क्यों? न ही पूछो तो बेहतर होगा। बस यकीन करो मुझ पर, फरार होने का विचार तक इसके दिमाग में नहीं आएगा। मगर क्यों? इसकी हालत में अगर मैं होता तो मैं तो पक्का यही करता। भले ही तुम्हारे दिमाग में दिव्या के जरिए राजदान की दौलत का मालिक बनने का विचार आ गया होता तब भी। मतलब? जवाब में ठकरयाल ने उन्हें अवतार गिल के पूरे इरादे बता दिए। सुनने के बाद दिव्या बोली, यकीनन ये इसी चक्कर में है, डोरे डालने की कोशिश कर रहा था मुझ पर। अब बोलो, क्या ये अपना इतना बड़ा मिशन छोड़कर फरार होने के बारे में सोचेगा? लेकिन वो धन है ही कहाँ जिसके चक्कर में ये सब सोच के बैठा है?
हम इसे क्यों बताएं कि वो धन कहीं है ही नहीं? मेरा मतलब इसे किसी दूसरे तरीके से पता चल गया तो? उस वक्त से पहले मेरे हाथ इसके सहित अखिलेश एंड कंपनी की गर्दन तक पहुंच चुके होंगे। मुख्य काम होगा उनके पास मौजूद हर उस चीज को हासिल करके नष्ट कर देना जिसके बूते पर वो ये मानकर बैठे हैं कि जिस क्षण चाहेंगे सच्चाई को उजागर कर देंगे, बबलू को बेकसूर सिद्ध करके हमें राजदान का हत्यारा बना देंगे। वो चाहे राजदान के लेटर्स हों, कैसेट्स हों या पाइप पर चढ़ते तुम्हारे फोटो, वो सब कुछ नष्ट होते ही उनकी हालत बगैर हाथ पैर के आदमी जैसी होगी। जो वो जानते हैं उसे केवल कह सकेंगे, सिद्ध नहीं कर सकेंगे, और कोर्ट में किसी के कहने से कुछ नहीं होता। उस वक्त हम ठीक उसी तरह उनकी चीख चिल्लाहट का मजा लूटते 5 करोड़ को भोगेंगे जैसे कि अब तक उन्होंने हमारी कमजोरियों को लूटा है। दिव्या और देवांश को विश्वास आकर नहीं दे रहा था कि वो दिन आएगा। ठकरियाल उस वक्त सादे लिबास में था, सिर पर एक ऐसी कैप जो चेहरे के अधिकांश भाग को छुपाए हुए थी। पिछले करीब 1 घंटे से वो सेंटूर होटल की लॉबी में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। पता कर चुका था अखिलेश अपने स्वीट में है। ठकरियाल को उसके बाहर निकलने का इंतजार था। करीब 1.25 घंटे बाद इंतजार खत्म हुआ। अखिलेश को लिफ्ट में निकलकर लॉबी में कदम रखते देखा उसने। हालांकि उसका ध्यान ठकरियाल की तरफ बिल्कुल नहीं था। इसके बावजूद कैप कुछ और ज्यादा उसने अपने चेहरे पर झुका ली। चेहरा सेंटर टेबल की तरफ कर लिया, मगर आंखें उठाकर लगातार अखिलेश की तरफ देख रहा था। उस अखिलेश पर जो सीधा रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। अखिलेश ने अपनी रूम की सौंपी और लॉबी के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गया। दरबान ने सैल्यूट मारने के साथ ही दरवाजा खोल दिया। उधर वो होटल से बाहर निकला, इधर ठकरियाल के जिस्म में जैसे बिजली भर गई। करीब करीब आधी बची सिगरेट सेंटर टेबल पर रखी एश ट्रे में कुचली, फुर्ती के साथ खड़ा हुआ और उसी लिफ्ट की तरफ बढ़ गया जिससे अखिलेश निकला था। 6ठी मंजिल पर पहुंचा, फिर सुईट नंबर 612 के बंद दरवाजे पर। मुश्किल से 2 मिनट बाद वो मास्टर की मदद से सुईट के अंदर था। जाहिर है सुईट शानदार था, खूबसूरत और कीमती फर्नीचर से सजा। फर्श पर ईरानी कालीन, दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स। 2 कमरों का सुईट था वो, बेडरूम और ड्राइंग रूम। बेडरूम में बेड, ड्रेसिंग टेबल और कई स्टूल। ड्राइंग रूम में सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। दोनों कमरों में टीवी और फ्रिज। खिड़कियों पर कीमती और मोटे पर्दे खिंचे हुए थे। दोनों कमरों का निरीक्षण करने के बाद वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा। उसने बीचों बीच रखी फलों की टोकरी से एक सेब उठाया, उसमें बुड़क मारता खिड़की की तरफ बढ़ा। पर्दे का एक कोना हटाकर बाहर झांका। कांच के पार एक तरफ शांता क्रूज एयरपोर्ट और दूसरी तरफ मुंबई का विहंगम दृश्य नजर आ रहा था। नीचे नजर आ रहा था सेंटूर का स्विमिंग पूल। रंग बिरंगे अधोवस्त्रों से सजे अनेक स्त्री पुरुष थे वहां। कुछ जल में स्नान कर रहे थे और कुछ धूप स्नान। सेब उसने उन्हीं दृश्य का अवलोकन करते हुए खाया। उसके बाद स्वीट की तलाशी लेनी शुरू की। हड़बड़ाहट की बात तो दूर, जल्दी तक में नजर नहीं आ रहा था वो। इतने आराम से तलाशी में जुटा हुआ था जैसे उसका अपना स्वीट हो। काफी तलाश के बावजूद राजदान के लेटर्स और पाइप पर लटके देवांश की फोटो जैसी महत्वपूर्ण सामग्री नहीं मिली। हाँ, कैनन का एक कैमरा जरूर मिला। उसने खोलकर देखा, उसमें कोई रील नहीं थी। बेडरूम के वार्डरोब पर पहुंचा और उसे खोलते ही उसकी आंखें चमक उठीं। स्केल की चौड़ाई जितनी काली सफेद पट्टियों वाला गाउन एक हुक पर टंगा हुआ था। ठकरियाल ने गाउन की जेबों में हाथ डाला। एक जेब से उस ब्रांड के सिगार की डिब्बी बरामद की जिस ब्रांड का सिगार राजदान पीता था। म्यूजिक लाइटर भी मौजूद था। वो दोनों चीजें उसने वापस जेब में डाल दी। फिर दराज खोली। उसमें एक खूबसूरत बॉक्स था, छोटा सा, नीले शनील चढ़ा हुआ। उसने बॉक्स उठाया और उसे खोलते ही ठकरियाल के होंठ बेध्यानी में सीटी बजा उठे। ये वो सीटी थी जिसे आदमी मस्त होकर बजाता है। राजदान का फेस मास्क उसके सामने था। ठकरियाल ने उसे उठाकर ध्यान से देखा। बहुत ही बारीक झिल्ली जैसा था वो, मगर मजबूत, फट नहीं सकता था। कान और सिर के बाल तक मौजूद थे उसमें, आंखों की जगह 2 छेद। ठकरियाल उसे लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने पहुंचा। अपने चेहरे पर फिट करना चाहा, मगर नहीं हो सका। उसका अपना फेस
फेस मास्क से थोड़ा चौड़ा था। कुछ देर किसी कलाकार की कला के उस शानदार नमूने को देखता रहा, फिर वापस वार्डरोब के नज़दीक आया। मास्क को वापस बॉक्स में रखने के बाद वार्डरोब का दरवाज़ा बंद कर दिया। जेब में पड़ा मोबाइल बज उठा। मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर नज़र आ रहा नंबर पढ़ा। नंबर अनजान था। रिस्ट वॉच पर नज़र डाली, पूरे 2 बजे थे। होठों पर मुस्कान फैल गई। मोबाइल ऑन किया। वक्त के काफ़ी पाबंद मालूम पड़ते हो अवतार प्यारे। वक्त से पहले होश आ गया तो कर भी रहा हूँ फ़ोन, वरना तुमने तो लुढ़का ही दिया था। दूसरी तरफ से वाकई अवतार गिल की आवाज़ उभरी। बड़े बेमुरव्वत दोस्त हो यार, अच्छी खासी चल रही बातों के बीच में आक्रमण कर दिया। आक्रमण भी ऐसा कि दिन में तारे दिखा दिए। वो ज़रूरी था यार, हंसते हुए ठकरयाल ने कहा। बहरहाल दिव्या और देवांश को तो ये दिखाना ही था ना कि मैं रिश्वतखोर पुलिसिया नहीं, बल्कि वो हूँ जो एक हत्यारे को, बैंक लुटेरे को गिरफ्तार किए बगैर नहीं रह सकता। होश में आने के बाद बात समझ में आ चुकी है। उस वक्त अचानक समझ में नहीं आई थी जब तुमने हमला किया। उस वक्त तो लगा था अचानक ये कैसी पलटी खाई है तुमने। आश्चर्य के भाव देखे थे मैंने तुम्हारी आंखों में। ठकरयाल अब भी हंस रहा था और तुम्हारी बुद्धि पर तरस खाया था। खैर, क्या हुआ था उसके बाद? होता क्या, मैंने उनसे कहा गिरफ्तारी से बचने के लिए रिश्वत की पेशकश कर रहा था, मैंने लिटा दिया। मुझे, ठकरयाल को रिश्वत देगा? गधा, जानता नहीं मैं रिश्वत को हराम समझता हूं। तुमने मुझे गधा कहा? कहना पड़ा, और कुछ कहना पड़ता तो वो भी कह देता। संतुष्ट हो गए वो दोनों। तुम्हें गधा कहने के बाद भी ना होते? यानी उनकी समझ में मैं इस वक्त हवालात की हवा खा रहा हूं। हाँ, रिवॉल्वर कहाँ है मेरा? मेरे पास, मिलने पर दे दूंगा। जल्दी मिलना, उसके बगैर मैं खुद को एक विधवा औरत की तरह लगता हूं। दिव्या को क्या देखा, तुम्हें तो ख्वाब में भी विधवा औरतें नजर आने लगीं। दुखती रग पर हाथ मत रखो यार। प्रोग्राम बताओ तुम आगे का। अब कहाँ से बोल रहे हो? उसी कचरा बॉक्स के नज़दीक के एक पीसीओ से जिसमें तुम मेरे बेहोश जिस्म को कचरा समझकर डाल गए थे। होश में आने के बाद रिस्ट वॉच देखी और बस यहीं तक आया हूँ। हुलिया ठीक है? सदाबहार। तो अपने दिमाग की इलेक्ट्रॉनिक डायरी में नोट करो, होटल सेंटूर, स्वीट नंबर 612। हो गया नोट। तुम कहाँ हो? अपने इलाके की गश्त पर हूँ। सरकारी नौकर हूँ, बहरहाल ड्यूटी भी बजानी पड़ती है। अखिलेश से मुलाकात खत्म होते ही फ़ोन करके रिपोर्ट देना। ज़रूर दूंगा। अपना 3 लाख का रिवॉल्वर भी तो लेना है तुमसे। इन शब्दों के साथ ही दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। डोर लॉक में चाबी घूमने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खुल गया। कुछ लोगों के बोलने चालने की आवाज़ उभरी। वो अंदर आ चुके थे। दरवाज़ा वापस बंद हुआ। ठकरयाल ने फ्रिज के पीछे से झांक कर देखा। वो अखिलेश, भट्टाचार्य और वकील चंद थे। ठकरयाल ने फिर से खुद को फ्रिज के पीछे समेट लिया। वो दीवार और फ्रिज के बीच खाली जगह में छुपा था। सोफे पर पसरते हुए वकील चंद ने पूछा, रात क्या रहा? दिव्या और देवांश के बीच दरार पड़ चुकी है। आवाज़ अखिलेश की थी। जल्दी ही ये दरार रंग लाएगी। वही होगा जो राजदान ने सोचा था। वाकई राजदान के साथ बहुत बुरा किया इन कमीनों ने। ठकरयाल ने भट्टाचार्य की आवाज़ साफ साफ पहचानी। तुम लोग तो खैर दूर थे, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। दुख बस इस बात का है कि इतना नज़दीक रहने के बावजूद न मैं खुद वक्त रहते उन्हें पहचान सका, न ही राजदान ने कुछ बताया। वकील चंद ने कहा, बताया तो कमबख्त ने मुझे भी कुछ नहीं, बस इतना ही कहा। वकील चंद, तू देख ही रहा है, हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा का मेहमान नहीं हूँ मैं। एक लड़का है बबलू, 16 साल उम्र है उसकी। वो जान है मेरी, टुकड़ा है जिगर का। उससे उतना ही प्यार करने लगा हूँ जितना एक बाप अपने बेटे से करता है। मुझे शक है कि कुछ लोग उसे एक हत्या के झूठे इल्ज़ाम में फंसाएंगे। पुलिस थाने में उसे टॉर्चर कर सकती है, लेकिन याद रखना, अगर उसे एक चांटा भी पड़ा तो वो मेरे कलेजे पर चलाई गोली के समान होगा। इसीलिए तेरा काम होगा उसकी रक्षा करना। केस कोर्ट तक जाए तो उसे बेकसूर साबित करना। मैं तब हूँ या न हूँ, तुझे कवच बनकर हर वक्त साई की तरह उसके साथ रहना है।
मैंने बहुत पूछा, जानना चाहा, क्या डाउट है तुझे? किसका कत्ल होने वाला है? कौन लोग? कौन फंसाने वाले हैं बबलू को? मगर एक सवाल का भी तो जवाब नहीं दिया था उसने। मैं तो सोच तक नहीं सकता था कि वो खुद अपने कत्ल की बात कर रहा है। मुझे लिखे लेटर में राजदान ने साफ लिखा है, अखिलेश ने कहा। चाहूं तो मरने से पहले भी मैं दिव्या और देवांश को पकड़वा सकता हूं, खुद को बचा सकता हूं मरने से। मगर अखिलेश, 3 कारण हैं ऐसा न करने के। पहला, मैं एड्स की उस स्टेज का मरीज हूं कि वैसे ही हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहूंगा। दूसरा, दिव्या और देवांश को उस हालत में देखने के बाद 10 दिन तो क्या, 10 मिनट जिंदा रहना मेरे लिए मौत से ज़्यादा दुखद है। और तीसरा, वो मेरे मर्डर के प्रयास में जेल चले जाएं, ये कोई सज़ा नहीं होगी उनके लिए। मैं तो ये भी नहीं चाहूँगा कि मेरे बाद वो मुझे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने या मेरी हत्या करने के इल्ज़ाम में जेल जाएं। असल में जेल इतने घिनौने अपराधियों के लिए कोई सज़ा नहीं होती। मौत या फांसी तो एक तरीके से मुक्ति होती है ऐसे लोगों के लिए। इनकी सज़ा तो ये है कि इनकी ज़िंदगी को ही मौत में बदल दिया जाए। सुनने में अजीब लग रहा होगा तुझे, लेकिन सोच कर देख, अगर किसी की उन सांसों को ही, जिसे वो ज़िंदगी समझ रहा है, मौत में बदल दिया जाए तो कैसा लगेगा उसे। तुझे यही काम करना है। ऐसी हालत में पहुंचा देना है दोनों को कि मौत उन्हें ज़िंदगी और ज़िंदगी मौत नज़र आने लगे। ऐसा कैसे होगा, ये मैं तुझे इस लेटर में विस्तार से लिख रहा हूँ। और तुम जानते हो, राजदान ने पूरा प्लान विस्तार से लिखा है। काश, भट्टाचार्य बोला, अवतार भी इस मौके पर हमारे साथ होता। तभी कॉलबेल बजने की आवाज़ गूंजी। वकील चंद ने कहा, कौन आ गया? मैं देखता हूँ। अखिलेश की आवाज़ के साथ किसी के सोफे से उठने की आवाज़ आई। ठकरियाल को पूरा विश्वास था कि आने वाला अवतार ही होगा। कितना कारगर रहा था उसका यहाँ छुपना। सारे रहस्य, राजदान का पूरा प्लान धीरे धीरे वो अपने कानों से सुनने वाला था। ये सोचकर वो बहुत ही खुश था कि अब जाकर पकड़ बनी है उसकी इस झमेले पर। राजदान ने भले ही लाखों कल्पनाएं करनी होंगी, मगर ये कल्पना वो हरगिज नहीं कर पाया होगा कि वो इस स्पॉट पर अखिलेश के कमरे में फ्रिज के पीछे होगा। सारी बातें सुन लेगा वो। ये बात वो सोच भी कैसे सकता था कि महज सुल्फे की गंध से ठकरयाल राजदान बने शख्स को ताड़ जाएगा। ये तो उसकी अपनी अप्रोच हुई। उसी अप्रोच के कारण वो इस वक्त वहां था। दूसरी बात, इनकी आपसी बातों से जाहिर है अवतार के बारे में राजदान सहित किसी को कुछ मालूम नहीं था। इसीलिए राजदान उसे वकील चंद या अखिलेश की तरह कांटेक्ट नहीं कर पाया था। वो खुद अपने प्लान से मुंबई आया है। राजदान ने भला कहाँ कल्पना की होगी कि अवतार अखबार में उसकी मौत की खबर पढ़कर आ जाएगा और ठकरयाल के चंगुल में फंस जाएगा। अब जाकर बिखरी है राजदान की शतरंजी बिसात। इन 2 घटनाओं की कल्पना करने का उसको पास कोई आधार नहीं था। अब आएगा खेल का मजा। ठकरयाल इतना ज्यादा रोमांचित हो उठा कि दांत भींचकर बड़बड़ाया, मरे हुए आदमी, अब देखूंगा मैं तुझे। राजदान, तेरे इन प्यादों को एक चाल में चित्त कर दूंगा मैं। वो फ्रिज के पीछे से झांकने का लोभ न छोड़ सका और फ्रिज ऐसे कोण पर रखा था कि हल्का सा झांकते ही कमरे के मुख्य दरवाजे का नज़ारा साफ देखा जा सकता था। अखिलेश दरवाजे के नज़दीक पहुंचा तब तक एक बार और कॉल बेल बज चुकी थी। दरवाज़ा खोला, सामने अवतार खड़ा था। वो कुछ बोला नहीं, अखिलेश की तरफ देखता खड़ा खड़ा केवल मुस्कुराता रहा। अखिलेश ने कहा, किससे मिलना है आपको? पहचान बेटे। मतलब? दुनिया कहती है कि तू प्राइवेट डिटेक्टिव बन गया है, बड़ी पहुंची हुई चीज है। मैं कहता हूं आज भी अकल से पैदल है तू, जब तू मुझे नहीं पहचान रहा तो। अबे कहीं तू अवतार तो नहीं है? ये हुई ना बात, ये हुई ना मेरे यार की पारखी नजर। अबे तूने पगड़ी उतार दी, दाढ़ी कटवा दी और 20 साल बाद अचानक सामने आकर कहता है पहचान मुझे। अबे साले कैसे पहचानूं? सरदार से तू ऐसा बन गया? हाँ मेरे यार,
मैं तेरी बिरादरी में शामिल हो गया हूँ। कहने के साथ ही अवतार ने लपक कर अखिलेश को बाहों में भर लिया था। अखिलेश की बाहें भी उसके जिस्म के चारों तरफ लिपट गईं। उसे हवा में उठाकर चिल्लाया वो, अबे वकील चंद भट्टाचार्य, देखो देखो, अपना चौथा यार भी आ पहुंचा है। वकील चंद और भट्टाचार्य इस तरह सोफों से उछल उछल कर दरवाजे की तरफ लपके जैसे अपने घर में निकले प्राचीन खजाने की खबर सुन ली हो। भट्टाचार्य ने कहा, बड़ा शैतान है ये हरामजादा, तो मैंने नाम लिया और ये हाजिर हो गया। अबे अबे तुम दोनों भी यहीं हो? अबे मजा आ गया यार। उसके बाद फ्रिज के पीछे छुपे हुए ठकरियाल ने बचपन के दोस्तों का मिलन देखा। वो तीनों तो खैर खुश थे ही, मगर अवतार भी उनसे कम खुश दिखाई नहीं दे रहा था। उसका इतना खुश होना ठकरियाल के दिल को जोर जोर से धड़का गया। उसको शंका उभरी कि ये कहीं इनमें मिल तो नहीं जाएगा, और ऐसा हो गया तो बस, तो उसे आगे वो सोच न सका। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अवतार एक्टिंग कर रहा है। दोस्तों से मिलने पर वास्तविक खुशी में झूमता नजर आ रहा था वो। अब धड़कते दिल से ठकरियाल को उनके बीच होने वाली बातों का इंतजार था। आओ, अखिलेश ने कहा, बेडरूम में बैठते हैं। दोनों कमरों के बीच का दरवाजा पार करके वो अंदर वाले रूम में चले गए। फ्रिज के पीछे छुपे हुए ठकरियाल को हालांकि उनकी आवाज़ अब भी आ रही थी, परंतु शब्द स्पष्ट नहीं थे, और कम से कम अब उनके बीच होने वाली बातें सुनना बहुत ज़रूरी था। वो फ्रिज के पीछे से निकला, दबे पांव उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जिसके पार वो थे। अब वो उनमें से किसी के द्वारा देख लिए जाने के खतरे के प्रति उतना सुरक्षित नहीं था जितना फ्रिज के पीछे था, मगर खतरा उठाने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। ये बात तो उसकी नॉलेज में होनी ही चाहिए थी कि अवतार का क्या रुख रहने वाला है। खुद ठकरियाल का आगे का सारा प्लान इसी सवाल के जवाब पर निर्भर था। सो दरवाजे के नज़दीक पहुंचा, दीवार से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। दिल धाड़ धाड़ आवाज़ों के साथ पसलियों से टकरा रहा था। अब बता प्यारे। कुछ देर बाद अखिलेश की आवाज़ आई, कैसे पहुंच गया यहाँ? अवतार ने वही कहा जो दिव्या और देवांश को बताया था। उसने कलकत्ता के अखबार में राजदान के मर्डर की खबर पढ़ी और ये सोचकर मुंबई के लिए रवाना हो गया कि शायद पुराने दोस्तों में से किसी से मुलाकात हो जाए। जवाब में वकील चंद ने कहा, और देख ले, यहाँ मिल ही गए ना हम चारों यार। लेकिन ये होटल वाला पता किसने बताया? इंस्पेक्टर ठकरियाल ने। तीनों के मुंह से निकला, ठकरियाल ने? हाँ, मैं संवेदना व्यक्त करने विला पर पहुंचा ही था कि कुछ देर बाद में वो आ गया। मेरा परिचय पूछा। मैंने बता दिया कि राजदान के बचपन का यार हूँ। सुनकर वो बोला, कमाल की बात है, एक एक करके राजदान के बचपन के चारों दोस्त इकट्ठे हो गए हैं। भट्टाचार्य तो खैर यहाँ पहले से ही था। वकील चंद को उसने अपनी मौत से एक दिन पहले बुलाया, अखिलेश को मौत के बाद बुलाया, और अब तुम। क्या तुम भी राजदान के बुलावे पर आए हो? तब मैंने कहा, नहीं भाई, मैं तो अखबार में उसकी मौत की खबर पढ़कर आया हूँ। खैर, अखिलेश ने पूछा, आजकल कर क्या रहा है कलकत्ता में? अवतार ने उल्टा प्रश्न किया, मेरी हालत से अंदाज़ा नहीं हो रहा तुझे? मतलब? तीनों ने एक साथ पूछा। बेरोजगार हूँ। अवतार के जवाब ने ठकरियाल के दिल में खुशियों के अनार छोड़ दिए। कुछ दिन पहले तक एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। किसी बात पर मालिक से खटक गई, साले ने निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। वैसे अगर मैं माफ़ी मांग लेता तो वो वापस नौकरी पर रख सकता था, मगर उस वक्त वैसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वो तो बाद में तब नौकरी की कीमत पता लगी जब दूसरी नौकरी के लिए लोगों से मिलने लगा। निकला क्या कि भटकता ही रह गया। आज 2 महीने हो गए, नौकरी नहीं मिली और जमा पूंजी भी ख़त्म। घबराता क्यों है यार, अब तू यारों के बीच पहुंच चुका है, वकील चंद ने कहा। पूना की कचहरी में अपनी पिलती है, जिस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में रहूंगा फिट करा दूंगा, खूब नोट पीटेगा। अबे नौकरी क्यों करेगा अपना यार? अखिलेश ने कहा। अपनी डिटेक्टिव एजेंसी चल रही है, उसी में काम करेगा, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर। तुम देखना, थोड़े ही दिन में वो अपने से भी बड़ा जासूस बन जाएगा। वो तो सब ठीक है अखिलेश, मगर यार एक बड़ी अजीब बात बताई है इंस्पेक्टर ने। ठकरियाल के हिसाब से अवतार बिल्कुल ठीक जा रहा था। कहने लगा कि तुझे राजदान का कोई लेटर मिला है जो उसने अपनी मौत से पहले लिखा था। उस लेटर के द्वारा राजदान ने तुझे अपने मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त किया है। कहता है कि बबलू। ये सब ठकरियाल ने बताया।
हाँ, कब? कब से मतलब? किन बातों के चलते उसने ये सब जिक्र छेड़ा तुझसे? जब उसने बताया कि तुम चारों यहीं हो तो मारे खुशी के मैं झूम उठा, बार बार तुम्हारा पता पूछने लगा। तब उसने बताया कि अखिलेश को तो राजदान ने खुद लेटर लिखकर दिल्ली से यहाँ बुलवाया है। समझ गया। उसने लेटर के बारे में तुझे तब बताया जब बताने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। अखिलेश ने वकील चंद और भट्टाचार्य पर नजर डालने के साथ ही कहा, उसने महसूस किया होगा कि अवतार यदि यहाँ आ ही गया है तो हम लोगों से मिले बगैर वापस तो जाने से रहा। तब उसने ये सोचकर बता दिया होगा कि न बताने से फायदा भी कुछ नहीं, हम लोग बता ही देंगे। मगर चक्कर क्या है ये सब? तुझे मिले राजदान के लेटर का जो मजमून उसने मुझे बताया, उसने तो यार मेरी खोपड़ी घुमा कर रख दी है। मैंने इंस्पेक्टर से बहुत पूछा, उसने हर सवाल का एक ही जवाब दिया। राजदान को कैसे पता था कि कौन लोग क्यों और कब उसकी हत्या करने वाले हैं? पता था तो अपनी हत्या होने क्यों दी उसने? ऐसे अनेक सवाल थे। इंस्पेक्टर ने कहा, उन सवालों का मैं तुम्हें क्या जवाब दूं जो खुद मेरे ही लिए पहेली बन गए हैं। मेरे हिसाब से तो राजदान की हत्या बबलू ने की है। मुकम्मल सबूत भी मिल गए हैं और इकबाल जुर्म भी कर लिया है उसने। बस इतनी सी बात है कि हवालात से फरार हो गया। मगर कब तक फरार रहेगा? एक दिन तो कानून के हाथ उस तक पहुंचेंगे ही। रही राजदान के लेटर की बात, मुझे तो लगता है कि अपने अंतिम टाइम में वो थोड़ा सनक गया था। इस बारे में बाकी बातें तुम अपने दोस्तों से ही करो तो बेहतर होगा। सेंटूर होटल के स्वीट नंबर 612 में ठहरा है वो। और तू यहाँ चला आया? और कहाँ जाता यारो, अखिलेश बोला। हम इतने सालों बाद फिर इकट्ठा हुए, झूम उठने लायक बात है ये। मगर दुख की बात यह है कि हमारे बीच आज हमारा 5वां यार नहीं है और हम उसकी मौत के कारण इकट्ठे हुए हैं। यह एक तरह से यूं भी कहा जा सकता है उसी ने इकट्ठे किए हैं। कितना अच्छा होता यदि खुशी के किसी मौके पर हम मिले होते। लेकिन अखिलेश, ये आवाज़ वकील चंद की थी, कामयाब तभी होगा हमारा ये मिलन जब उस काम को मुकम्मल तौर पर अंजाम देंगे जो काम वो हमें सौंप गया है। मैं वकील चंद से पूरी तरह सहमत हूँ। भट्टाचार्य की आवाज़ में भावुकता थी। सारी दुनिया को छोड़ दिया उसने, अपने पुराने दोस्तों पर भरोसा करके मरा है। हम सबको उसके भरोसे पर खरा उतर कर दिखाना है। ऐसी सज़ा देनी है उसके हत्यारों को, ठीक ऐसी जैसी वो चाहता था, और सचमुच वैसी ही, बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा ही कड़ी सज़ा के हकदार हैं। मेरे देखते ही देखते जब बेकसूर बबलू पकड़ा गया तो मारे हैरत के मेरा बुरा हाल था। सारे सबूतों के बावजूद मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ये सब किया है। मगर कर क्या सकता था? मुझ बेवकूफ़ ने तो तब भी उनके हक में गवाही दी जो असल में मेरे दोस्त के हत्यारे थे। क्या करता? अनजान था मैं। मरने से पहले साले ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन अब जब तू सब कुछ बता चुका है तो राजदान को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उसके हत्यारों को वही सज़ा मिले जो वो चाहता था, जिसकी उम्मीद राजदान ने मरने से पहले हमसे लगाई थी। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, अवतार ने कहा। आखिर तुम लोग बातें क्या कर रहे हो? किसी की भी समझ में तब तक कुछ नहीं आएगा जब तक पूरा किस्सा शुरू से नहीं बताया जाएगा, अखिलेश ने कहा। मेरी डिटेक्टिव एजेंसी में तो अब तुझे शामिल होना ही है, तो यूं समझ ले तेरी एंट्री इसी केस से हो रही है। हालांकि इस केस पर हम जासूस होने के नाते नहीं, राजदान के दोस्त होने के नाते काम कर रहे हैं। मेरी समझ में तो अभी कुछ नहीं आया। बात को यूं समझ। कहने के बाद अखिलेश ने ऐसी सांस ली जैसे वो एक बहुत लंबी कहानी सुनाने की तैयारी कर रहा हो। बोला, राजदान की हैसियत का अंदाज तो उसके टीन टप्पर देखकर तुझे हो ही गया होगा। अपनी पत्नी और भाई को वो उतना ही प्यार करता था जितना मजनू लैला से या रांझा हीर से करने का दम भरता था। एक और शख्स है, बबलू। वो उसे उतना ही प्यारा था जितना एक पिता को अपना बेटा होता है। दुर्भाग्य से राजदान को एड्स हो गया था। एड्स? अवतार चौंका। सुनता रहे, टोका टाकी मत कर बीच में। असल में उसका दुर्भाग्य उसी दिन से शुरू हो गया था, मगर बाद में पता लगा कनाडा से एड्स लेकर आया था वो। आते ही हमला हुआ। इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर ठकरियाल मैदान में आ गया। अनेक घटनाओं के बाद पता लगा हमले के पीछे देवांश था। देवांश? तू फिर बीच में बोला। मगर यार,
उसे तो मैं बिल्कुल अभी अभी मातम में डूबा देख कर आया हूं। कह रहा था क्या बताएं, किस्मत खराब है। ऐसे लोग एक्टिंग में अमिताभ से भी ज्यादा बेहतरीन होते हैं। खैर, उसके बाद ठकरियाल ने पता लगाया देवांश विचित्रा नाम की एक वेश्या के लपेटे में लिपटा हुआ था। विचित्रा और उसकी माँ पहले ही राजदान से खुंदक रखती थीं। देवांश को अपने जाल में फंसाने के पीछे उन माँ बेटी के दो उद्देश्य थे। पहला, राजदान से बदला लेना। दूसरा, विचित्रा का देवांश की बीवी बनकर बैठना, ताकि राजदान के बाद सारी जायदाद की मालकिन बन जाए। क्यों? राजदान के बाद तो सब कुछ दिव्या का होना चाहिए था। दिव्या को विचित्रा, देवांश और शांतिबाई के प्लान के मुताबिक राजदान की हत्या के इल्जाम में फंसना था। ओह, उसे यूं रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था उन्होंने। मगर ये प्लान परवान नहीं चढ़ सका। समय से पहले ही ठकरयाल हकीकत तक पहुंच गया। ये हकीकत उसने राजदान को बताई। कहा कि मुझे आपके छोटे भाई को गिरफ्तार करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर खेल गया राजदान, तड़प उठा। बोला, नहीं इंस्पेक्टर, तुम मेरे छोटे भाई को गिरफ्तार नहीं करोगे। इस बात को यहीं भूल जाओ। ऐसा समझो कि कुछ हुआ ही नहीं। हैरान अवतार ने कहा, राजदान ने ये बात उस शख्स के बारे में कही जो खुद उसकी हत्या करना चाहता था। बात केवल कही नहीं, ठकरियाल से ऐसा कराया भी। इससे तुम समझ सकते हो वो देवांश को कितना टूट कर चाहता होगा। ठकरियाल एक रिश्वतखोर पुलिसिया है। वो फौरन समझ गया कि राजदान से मोटे नोट ऐंठे जा सकते हैं। राजदान की भावनाओं का दोहन करते हुए उसने देवांश को गिरफ्तार न करने के बदले 50 लाख रुपए मांगे। और राजदान ने दे दिए? मारे आश्चर्य के अवतार का बुरा हाल था। हाँ, कमाल का आदमी था यार अपना। एक साला मेरा बड़ा भाई था। मेरे हक की एक पाई नहीं दी उसने। सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दी बाप के घर में। 50 लाख राजदान ने उसे गिरफ्तार न करने के लिए दिए। साथ ही हिदायत दी कि ये बात देवांश को पता न लगे। ऐसा हुआ तो वो हीन भावना का शिकार होगा। पागल पागल था राजदान। इतना ही नहीं, जब ठकरियाल ने कहा शांतिबाई और विचित्रा जीवित रहीं तो वो फिर देवांश को अपने जाल में फंसा सकती हैं, तब राजदान ने 25 लाख और दिए। उनके एवज में ठकरियाल ने माँ बेटी को समुद्र में डुबोकर मार दिया। अच्छा किया। मगर किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि देवर भाभी में अवैध संबंध हो गए। ओह! अवतार की आंखों के सामने दिव्या का खूबसूरत चेहरा नाच उठा। दरवाजे के पीछे छुपा खड़ा ठकरियाल एहसास कर सकता था कि दिव्या के बारे में ऐसा सुनकर अवतार को कैसा लगा होगा। जिस ढंग से अखिलेश ने बताना शुरू किया था, उससे स्पष्ट था कि अवतार को सब कुछ एक एक पॉइंट का पता लगने वाला था। ठीक उसी तरह जैसे अभी अभी दिव्या के कैरेक्टर के बारे में पता लगा था ठकरियाल को। अब इंतजार इस बात का था जब अवतार को पता लगेगा कि राजदान का सब कुछ बीमारी के फेर में या तो खत्म हो चुका है या गिरवी पड़ा है, तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ये पता लगने पर झटका तो निश्चित लगेगा उसे कि न वो दौलत मौजूद है जिसके वो चक्कर में था, न ही वो औरत उतनी पवित्र है जितनी समझ रहा था। ये सब जानने के बाद क्या फैसला करेगा वो? उसी के साथ रहेगा, दोस्तों का साथ देगा, या मुंबई से फरार होने की कोशिश करेगा? ठकरियाल का आगे का सारा प्लान अवतार के फैसले पर निर्भर था। इसीलिए वो अखिलेश के हर शब्द को धड़कते दिल से सुनता रहा। उसने अभी अभी कहा था, देवर भाभी के अवैध संबंधों की जानकारी राजदान को बिल्कुल नहीं हो सकी थी। कुछ तो उसका बिजनेस पहले से ही क्राइसिस में चल रहा था। फाइनेंसर्स का काफी पैसा चढ़ा हुआ था। जो रहा सहा था या बचे कुचे स्रोतों से आ रहा था, वो महंगे इलाज की भेंट चढ़ता जा रहा था। एक ही चिंता समाई जा रही थी राजदान को, ये कि यदि दिव्या और देवांश इसी तरह कर्ज में डूबते चले गए तो उसके बाद उनका क्या होगा। उम्मीद की एक किरण थी राजदान की बीमा पॉलिसी। 5 करोड़ की पॉलिसी थी वो। 5 करोड़? अवतार ने दोहराया। मगर वो 30 अगस्त के बाद लैप्स हो रही थी। 31 तारीख को किश्त ड्यू थी। किश्त इतनी मोटी थी कि दी नहीं जा सकती थी। अब राजदान की चिंता थी, अगर वो 30 अगस्त के बाद मरा तो इस पॉलिसी के पैसे भी दिव्या और देवांश को नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। ठीक उस वक्त
जिस वक्त वो आत्महत्या करने वाला था, दिव्या और देवांश के अवैध संबंधों का पता लगा उसे। कैसे पता लगा, उसने क्या क्या देखा, क्या क्या गुजरी उस पर, ये सब मुझे लिखे लेटर में विस्तार पूर्वक लिखा है। मगर यहाँ इतना ही बता देना काफ़ी समझता हूँ कि जो मंजर उसने देखा, उसने पागल सा कर दिया था राजदान को। सारी रात अंगारों पर लेटता रहा। उस आग ने अब तक के राजदान को जलाकर राख कर दिया। अगले दिन के सूर्य की पहली किरणों के साथ एक नए राजदान का जन्म हुआ। उस राजदान का जिसने अपनी पत्नी और भाई के विश्वासघात का उन्हें ऐसा सबक देने की ठान ली थी, जिसे सुनने के बाद शायद ही दुनिया के कोई देवर भाभी इस गर्त में गिरने के बारे में सोचें। पूरा प्लान बना लिया था उसने, ऐसा हैरत अंगेज प्लान जिसे सुनकर तेरे दिमाग के सभी खिड़की दरवाजे खुल जाएंगे। मुझे लिखे लंबे लेटर में उसने लिखा, अखिलेश, दिव्या और देवांश के विश्वासघात के बाद मैं पागल सा हो गया हूँ। समझ नहीं पा रहा इस दुनिया में किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं। ऐसे समय में जाने कैसे मुझे अपने बचपन के दोस्तों की याद आई है। सच कहूं, भूला तो कभी था ही नहीं तुम्हें। बचपन के दोस्तों को कभी कोई नहीं भूल पाता, मगर उतनी शिद्दत से याद भी कभी नहीं आए जितनी आज आ रही है। सच कहा है किसी ने, बचपन के दोस्त भगवान का रूप होते हैं। दुखों के घिर जाने पर खुद ब खुद याद आने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। जाने क्यों दिलो दिमाग ने एक साथ चीख कर कहा, आज तेरे बचपन के यार साथ होते तो जो कुछ तेरे साथ हुआ है जी भर कर बदला लेते उसका। बहुत याद आ रही है तुम सबकी, तेरी और अवतार की। वकील चंद से मिल चुका हूँ। भट्टाचार्य तो खैर मेरे पास ही है। मैं नहीं जानता कि तुम तीनों कहाँ हो, क्या कर रहे हो। बावजूद इसके जाने क्यों लगा तुम चाहे जहाँ चाहे जिस हालत में होगे, मेरी आवाज़ सुनते ही दौड़े चले आओगे। मुझे विश्वास है मुझ पर हुए जुल्म का बदला अगर भावनाओं की गहराई में उतरकर कोई ले सकता है तो वो इस दुनिया में केवल तुम हो और केवल तुम। तू, वकील चंद, भट्टाचार्य और अवतार। यही सोचकर भट्टाचार्य से पूछा, क्या तुझे अखिलेश, अवतार और वकील चंद के बारे में कुछ पता है? भट्टाचार्य को केवल वकील चंद के बारे में पता था। उसी ने उसका पूना का फ़ोन नंबर दिया। मैंने फ़ोन मिलाया। जैसी कि उम्मीद थी, मारे खुशी के उछल पड़ा था वकील चंद। मेरे बुलाने पर तुरंत मुंबई आ गया। मैंने उससे तेरे और अवतार के बारे में पूछा। अवतार की उसके पास कोई खैर खबर नहीं। हाँ, तेरे बारे में ज़रूर बताया, और जो बताया उसे सुनकर मेरी बाँछें खिल गईं। तू तो ठीक वही बना बैठा है जिसकी मुझे ज़रूरत है। अब मेरा पूरा प्लान बन चुका है। एक छोटा सा मगर महत्वपूर्ण काम मैंने वकील चंद को सौंपा है। काफ़ी सवाल किए उसने, मगर मैंने जवाब नहीं दिए। असल में उसे या भट्टाचार्य को पूरा प्लान मैं बता भी नहीं सकता। बता दिया तो वो मरने ही नहीं देंगे मुझे। मरने तो तू भी नहीं देता, इसलिए तुझे बुलाया नहीं। केवल ये लेटर लिख रहा हूँ। ये लेटर जो तुझे मेरी मौत के बाद मिलेगा, अर्थात मुझे बचाने का कोई चांस नहीं होगा तेरे पास। अब उस प्लान के बारे में सुन जो मैंने अपने दुश्मनों को मज़ा चखाने के लिए बनाया है और जिस पर तुम सबको अमल करना है। बीमा कंपनी को मैं एक लेटर लिख चुका हूँ। उसमें लिखा है, सुसाइड की कंडीशन में मेरी पॉलिसी का क्लेम किसी को न दिया जाए। स्वाभाविक मौत या मर्डर की कंडीशन में क्लेम की हकदार मेरी नॉमिनी दिव्या होगी। 29 तारीख की रात को मैं दिव्या और देवांश को एक साथ अपने कमरे में बुलाऊंगा। उनसे साफ साफ कहूंगा कि मैं क्या कुछ जान चुका हूँ। जाहिर है उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। मैं उन्हें बीमा कंपनी को लिखे अपने लेटर के बारे में भी बताऊंगा और तब उनकी आंखों के सामने आत्महत्या कर लूँगा। साइलेंसर युक्त अपनी उसी रिवॉल्वर से करूँगा जिसे अपने बैंक लॉकर से निकाल कर ला चुका हूँ। साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से सुसाइड करने का कारण होगा अपनी मौत पर तत्काल शोर शराबा न करना। बहरहाल आत्महत्या को हत्या बनाने का टाइम तो मिलना ही चाहिए दिव्या और देवांश को। मुझे यकीन है बीमा कंपनी से 5 करोड़ ऐंठने के फेर में वो मेरी सुसाइड को मर्डर साबित करने के जाल में ज़रूर उलझेंगे। इतना ही यकीन इस बात पर भी है कि मेरे हत्यारे के रूप में पेश करने के लिए उनके दिमाग में बबलू के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं आ सकता, कारण वो बबलू से बेइंतहा नफरत करते हैं और पहले से ही ये मान बैठे हैं कि वो किसी दिन लॉकर पर हाथ साफ ज़रूर करेगा।
मगर अभी वो ढंग से कुछ सोच भी नहीं पाए होंगे कि कमरे की तरफ से बंद बाथरूम को कोई बहुत आहिस्ता से खटखटाएगा। होश उड़ जाएंगे उनके। यही तो चाहता हूँ। खटखटाने वाला इंस्पेक्टर ठकरियाल होगा, कारण मैं पहले ही फोन कर चुका होऊंगा कि ठीक 1 बजे उसे चोरों की तरह बाथरूम के रास्ते से मेरे पास पहुंचना है। वो पहुंचेगा। इस बात का विश्वास मुझे इसलिए है क्योंकि जानता हूं पैसे का बहुत बड़ा लालची है वो। ठकरियाल दरअसल मेरा तीसरा शिकार है। उसे लालच के जाल में फंसाने के लिए मैं बाथरूम में 5 लाख रुपए और एक लेटर छोड़ दूंगा। तब तक वो ये नहीं जान पाएगा कि मैं मर चुका हूं। जाहिर है फीस के एवज में वो वही करेगा जो मैं लेटर में लिखूंगा। लेटर में लिखे मुताबिक वो विला के मेन गेट में पहुंचकर कॉल बेल बजाएगा। मारे हड़बड़ाहट के दिव्या और देवांश का बुरा हाल हो जाएगा। उस कम समय में वो जितना भी कर सकेंगे घटना स्थल में ऐसी फेर बदल जरूर करेंगे जिससे आत्महत्या हत्या नजर आए। वो ये भी चाहेंगे कि बेल बजाने वाला अंदर न ही आए, उन्हें सोता समझकर लौट जाए, परंतु ठकरियाल ऐसा नहीं करेगा। लेटर में लिखे मेरे निर्देश के मुताबिक वो तब तक बेल बजाता रहेगा जब तक दरवाजा खुल नहीं जाएगा। मजबूर दिव्या और देवांश को दरवाजा खोलना पड़ेगा और दरवाजा खोलते ही होश फाख्ता हो जाएंगे उनके। अफसोस, उस वक्त उनके पीले चेहरे देखने के लिए मैं जीवित नहीं होऊंगा, मगर जहां भी होऊंगा, सच कहता हूं अखिलेश, सुकून महसूस कर रहा होऊंगा। अंदर मेरी लाश पड़ी होगी, दरवाजे पर पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा होगा। मैं कल्पना कर सकता हूं उनकी हालत की। ठकरियाल उन्हें जिन्न नजर आ रहा होगा। स्वाभाविक रूप से उनकी कोशिश होगी ठकरियाल मेरे बेडरूम में न पहुंच सके, ताकि सुबह तक अपने प्लान को अमल में लाने का समय मिल जाए। मगर मैंने भी ठान ली है, मर भले ही चुका होऊंगा, लेकिन चैन से एक भी सांस नहीं लेने दूंगा उन्हें। इसीलिए ठकरियाल को बाथरूम से मिले लेटर में ये निर्देश होगा कि भले ही दिव्या और देवांश तुम्हें रोकने की चाहे जितनी कोशिश करें, चाहे जितने बहाने बनाएं, परंतु तुम्हें वहां पहुंचना है, क्योंकि जिस सोफे पर मैं विराजमान होऊंगा उसके पीछे से तुम्हें एक पैकेट मिलेगा जिसमें कुछ नई जानकारियां और आगे के निर्देश होंगे। ये सब मैं लिखूंगा ही इसलिए ताकि वहां पहुंचने के लिए ठकरियाल की क्यूरियोसिटी बढ़ जाए। तो तय है, ठकरियाल बेडरूम में पहुंचेगा। वो एक भ्रष्ट पुलिसिया भले ही हो, किंतु जिस ढंग से उसने समय से पहले विचित्रा, शांतिबाई और देवांश के कुचक्र को पकड़ा, उसकी रोशनी में मैं कह सकता हूं वो एक ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेटर है। दिव्या और देवांश भले ही चाहे जितनी चालाकियां बरत चुके हों, मगर घटना स्थल पर पहुंचने का और वहां निरीक्षण करने के बाद वो यकीनन बहुत कुछ समझ जाएगा। उसके सवाल पूरे समय दिव्या और देवांश के चेहरों पर हवाइयां उड़ाए रखेंगे। यही मेरा मकसद है। रही सही बातें, ठकरियाल मेरा दूसरा लेटर समझा देगा। कैसेट में मेरे ठहाका लगा लगा कर हंसने और दिव्या तथा देवांश से संबोधित कुछ शब्द होंगे। ठकरियाल मेरे निर्देशों का पालन करेगा। इसका विश्वास मुझे 2 कारणों से है। पहला, मेरे 5 लाख हलाल करने में उसे कोई बुराई नजर नहीं आ रही होगी। दूसरा, खुद उसके जहन में भी चक्कर को समझने की क्यूरियोसिटी पैदा हो चुकी होगी। यहाँ के बाद आएगी वो स्थिति जहां से ठकरियाल का दिमाग पलटा खाएगा। ये स्थिति तब आएगी जब ठकरियाल को पता लगेगा कि इस सारे झमेले के पीछे 5 करोड़ का चक्कर है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ठकरियाल एक निहायत ही लालची किस्म का शख्स है। किसी भी हालत में वो खुद को 5 करोड़ या उसके किसी एक हिस्से को हासिल करने के लालच से दूर नहीं रख सकता। तुम भी सोचो अखिलेश, जिस शख्स ने दिल से ये मानने के बावजूद कि उसने मेरे जैसा भाई दुनिया में पहले कभी नहीं देखा, देवांश को गिरफ्तार न करने के लिए 50 लाख लिए, क्या वो शख्स केवल इसीलिए 5 करोड़ का लालच छोड़ देगा कि मैंने दिव्या और देवांश को गिरफ्तार करने के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं? नहीं, हरगिज ऐसा नहीं करेगा वो। इतनी नैतिकता उसमें दूर दूर तक नहीं है। दूसरी तरफ 5 करोड़ या उसका एक हिस्सा हत्या लेना उसे सूजी का हलवा खा लेने जितना आसान नजर आ रहा होगा, क्योंकि खुद वही तो होगा उस सारे केस का विवेचना अधिकारी। नहीं, वो किसी भी हालत में हाथ आए इतने सुनहरे मौके को गंवाना नहीं चाहेगा। यहां मैं ठकरियाल को इस झमेले में फंसने के
एक मुख्य कारण का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। असल में देवांश ने पहले विचित्रा के और बाद में दिव्या के फेर में पड़कर मेरे मर्डर की कोशिश भले ही की हो, भले ही आर्थिक हालात ने उसे 5 करोड़ कमाने के लालच में फंसाया हो, मगर दिल उसका चूहे जैसा है। बहुत डरपोक है वो। और दिव्या भी कोई बहुत बहादुर नहीं है। भले ही हालात ने इनसे घिनौनी से घिनौनी हरकतें करा दी हों, परंतु ये क्रिमिनल तो नहीं है। तो मुझे डाउट है ये ठकरियाल के प्रेशर के सामने टूट सकते हैं, घुटने टेक सकते हैं उनके सामने, फैसला कर सकते हैं कि बस बहुत हो गया, अब जेल जाने में ही भलाई है। मैं नहीं चाहता उनका ये इरादा परवान चढ़े। ऐसा हो गया तो सारा प्लान ही बिखर जाएगा मेरा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसीलिए ठकरियाल को झमेले में फंसाया है। वो एक नंबर का घाघ है। छोटे मोटे झटकों से विचलित होने वाला नहीं है वो। दिव्या और देवांश अगर उस मानसिक स्थिति में आए भी जिसका जिक्र मैंने अभी किया, तो तब तक ठकरियाल को बीमा कंपनी से रकम ऐंठना चुटकी बजाने जितना आसान नजर आएगा। उन हालात में कमान वो खुद संभाल लेगा। किसी हालत में उन्हें सरेंडर नहीं करने देगा। दिव्या और देवांश को मेरा प्लान पुनः उसी पटरी पर दौड़ पड़ेगा जिस पर मैं दौड़ाना चाहता हूँ। तब ठकरियाल उससे पूछेगा कि हत्या के इल्जाम में तुम किसे और कैसे फंसाना चाहते थे। वो बताएंगे, क्योंकि बुनियादी बात यानी शिकार के रूप में बबलू को पेश करने की बात बिल्कुल करेक्ट होगी। इसीलिए ठकरियाल को भी जचेगी। उसी प्लान को अंजाम देगा वो। हाँ, ये हो सकता है कि वो बबलू को फंसाने के लिए दिव्या और देवांश के मुकाबले कुछ ज्यादा ही ठोस सबूत बिछाए, मगर इससे मेरे प्लान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि और मजबूती ही आएगी, क्योंकि मैं तो खुद चाहता हूँ इस स्पॉट पर उन्हें अपना प्लान कामयाब होता नजर आए। इसके लिए मैं आज ही रात बबलू को अपने बाथरूम में बुलाऊंगा। अपना खून पिचकारी से भरकर उसके कपड़ों पर डालूंगा। वो चौंकेगा, समझ नहीं पाएगा मेरी हरकत को, अनेक सवाल करेगा, मगर मैं केवल इतना कहूंगा, अपने दुश्मनों को मजा चखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। जानता हूँ बगैर पूरी बात जाने ही बबलू वही करेगा जो मैं कहूँगा। मेरे खून से सने कपड़ों को ले जाकर वो अपने बेड के गद्दे के नीचे रख देगा। सब कुछ क्लियर होने के बाद दिव्या, देवांश और ठकरियाल के बीच फैसला होगा अब बबलू को फंसाने की कार्रवाई की जाए। तब तक मेरा एक आदमी जिसका नाम समरपाल है बेडरूम के आसपास पहुंच चुका होगा। छिपकर वो ये सुन लेगा कि वो बबलू को फंसाने के लिए क्या प्रपंच रच रहे हैं। समरपाल कौन है? अवतार ने पूछा। राजदान का विश्वस्त, उसकी फर्म का चीफ अकाउंटेंट। ओके, आगे बता, अखिलेश ने दोबारा कहना शुरू किया। राजदान आगे लिखता है, देवांश का मोबाइल ये कहकर बबलू को दे दूंगा कि मैं उस पर किसी भी समय तुमसे कांटेक्ट कर सकता हूँ और मेरा मोबाइल समरपाल पर रहेगा। उसका काम होगा इन लोगों का पूरा प्लान मेरी आवाज़ में बबलू को बताना और ये निर्देश देना कि वो वही सब करता चला जाए जो दिव्या, देवांश और ठकरियाल चाहें। समरपाल मेरी आवाज़ की नकल बखूबी कर सकता है। वो फ़ोन पर बबलू को और भी बहुत सारी बातें समझाएगा जो उसे थाने से फरार होने तक करनी है। यहाँ मैं तुझे ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि बबलू जो भी कर रहा होगा ये समझ कर रहा होगा कि चाचू जिंदा है। मरने वाला चाचू का क्लोन है जो कि एक स्टेज आर्टिस्ट है। यदि बबलू को हकीकत बता दी गई तो मारे सदमे से उसका बुरा हाल हो जाएगा और उससे वो काम नहीं होगा जो उससे आगे लेना है, जिसके बगैर प्लान आगे बढ़ ही नहीं सकता। दिव्या, देवांश और ठकरियाल का प्लान चाहे जो बने, मगर बबलू को फंसाने के लिए कम से कम मेरा रिवॉल्वर और लॉकर के जेवर उसके कमरे में पहुंचाने के लिए उनके लिए ज़रूरी होगा, ताकि पुलिस कार्रवाई के दरमियान बाद में उन्हें वहां से बरामद दिखाकर बबलू को पुख्ता ढंग से फंसा सके। ये दोनों चीज़ें देवांश या ठकरियाल में से कोई एक बबलू के फ्लैट में पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये कोशिश बबलू के कमरे की खिड़की से ही होगी। इस बात का दावा मैं इसीलिए कर सकता हूँ क्योंकि दिव्या जानती है बबलू को खिड़की खोल कर सोने की आदत है। ऐसे मौक़ों पर आदमी अपनी जानकारियों का ही इस्तेमाल करता है। और इमारत के टेरेस पर होगा समरपाल। उसे मैं निर्देश दूंगा कि तुम्हें बबलू के कमरे में पहुंचने वाले शख्स की फ़ोटो तब खींचनी है जब वो अपना काम करने के बाद वापस लौट रहा हो। इस निर्देश के 2 उद्देश्य होंगे। पहला, मैं चाहता हूँ देवांश या ठकरियाल अपने काम को पूरी शांति के साथ अंजाम देने में कामयाब हों।
यदि पहले फोटो खींचा गया तो मुमकिन है मारे दहशत के वो काम को करे ही ना। ऐसा हुआ तो मेरा प्लान आगे नहीं बढ़ पाएगा और फोटो खींचने का निर्देश इसीलिए दूंगा जिससे उसके होश फाख्ता हो जाएं। उसी के नहीं, उसकी बातें सुनकर बाकी दो के भी पैरों के तली से जमीन खिसक जाए। शायद बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो चैन की एक सांस भी ले सकें। मुमकिन है फोटो वाली घटना के बाद दिव्या और देवांश एक बार फिर घबरा कर विचलित हों, परंतु मुझे पता है ठकरियाल उन्हें सरेंडर नहीं करने देगा। उसके बाद अगले दिन सुबह बबलू को गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ मैं ऐसा जाल बिछा दूंगा कि दिव्या, देवांश और ठकरियाल की बुद्धियां तिगनी का नाच नाचेंगी। बबलू को फंसाने के लिए उन्होंने उसके कमरे में जो सबूत प्लांट किए होंगे, उनके अलावा भी मेरे खून से सने बबलू के कपड़ों के रूप में ऐसा एक और बेहद पुख्ता सबूत बरामद होगा जिससे वो मेरा हत्यारा साबित हो जाएगा। इतना ही नहीं, खुद बबलू कहेगा, हाँ, ज्वेलरी की खातिर मैंने चाचू की हत्या की है। पूरी कहानी सुनाएगा वो कहानी जो समरपाल मेरी आवाज़ में उसे मोबाइल पर समझा चुका होगा। एक बार फिर मैं ये सोच सोच कर रोमांचित हुआ जा रहा हूँ, उस वक्त क्या हालत होगी इन तीनों की जब बबलू इकबाले जुर्म कर रहा होगा। कुछ भी तो समझ नहीं आएगा इन कमीनों के। ऐसी ही कदम कदम पर ऐसी ही सजाएं देना चाहता हूं मैं इन्हें। ऐसी सजाएं कि अपना हर सांस इन्हें बोझ लगने लगे। इनकी ऐसी हालत मेरा वो लेटर भी करेगा जो इन्हें बाकायदा रजिस्टर्ड डाक से मिलेगा। उसमें लिखा होगा, अगर तुमने मेरी हत्या के इल्जाम में बबलू को फंसाया है तो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर चुके हो। उधर बबलू को निर्देश होंगे जब वो पूछें, तुम्हारे कमरे में राजदान के खून से सने कपड़े कहाँ से आ गए, क्यों कर रहे हो झूठा इकबाले जुर्म, तब वो सारी हकीकत खुलकर बता दे जो वो जानता होगा। ऐसे निर्देश मैं बबलू को इसलिए दिलवाऊंगा ताकि उसकी ताज़ा स्वीकृति तीनों के दिमाग के फ्यूज ही उड़ा दे। एक बार को तो ये बात उनके दिमाग पर चढ़े भूत की तरह नाचेगी कि राजदान जिंदा है, मरने वाला उसका क्लोन था। वो कभी इस बात को सच मानेंगे तो कभी मेरे द्वारा फैलाए गए झूठ के जाल को। फैसला नहीं कर पाएंगे कि सच्चाई क्या है। हर कदम पर खड़ा नया सवाल, नई मुसीबतें उन्हें चैन से नहीं जीने देगा। उनकी बेचैनी, उनकी व्यग्रताएं उन्हें बबलू को टॉर्चर करने के लिए मजबूर करेंगी। मगर तब वहां पहुंचेगा मानवाधिकार द्वारा नियुक्त किया हुआ वकील चंद। उसका पार्ट मैं ये लेटर लिखने से पहले ही उसे समझा चुका हूँ। वकील चंद बबलू को टॉर्चर नहीं होने देगा। देवांश वाला मोबाइल बबलू उन्हें बरामद करा ही चुका होगा। समरपाल मेरी आवाज़ में उनसे बात करेगा। एक बार फिर होश उड़ जाएंगे उनके। मैंने समरपाल को एक बड़ा सा पैकेट दिया है। पैकेट में स्केल की चौड़ाई के बराबर काली सफ़ेद पट्टियों वाला एक गाउन, मेरे ब्रांड के सिगार की एक डिब्बी, म्यूजिकल लाइटर, वो साबुन, परफ्यूम, आफ्टर शेव लोशन जैसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही है विग सहित मेरे चेहरे का एक फेस मास्क। इसे मैंने एक बहुत ही निखरे हुए कारीगर से तैयार कराया है। इन सब की मदद से राजदान बनकर उसे सबसे पहले बबलू के माँ बाप से मिलना है, क्योंकि बबलू की गिरफ्तारी सबसे ज़्यादा उन्हीं को परेशान कर रही होगी। बबलू की एक गर्लफ्रेंड है, स्वीटी। जितना बबलू को पता होगा इतना ही उसे भी पता होगा। वो बबलू के माँ बाप को असलियत समझाने की कोशिश करेगी, मगर मैं समझ सकता हूँ इतनी छोटी बच्ची की बातों पर वो विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए समरपाल को पहुँचना है वहाँ। उन्हें यकीन दिलाना है कि वो राजदान ही है और इसीलिए राजदान की हत्या के इल्ज़ाम में फंसे बबलू को कोई खतरा नहीं है। समरपाल उन्हें न केवल ये विश्वास दिलाएगा कि बबलू खतरे से बाहर है, जो वो कर रहा है राजदान के प्लान के मुताबिक कर रहा है, बल्कि स्वीटी सहित उन्हें अंडरग्राउंड भी कर देगा, क्योंकि बहुत जल्द ही ठकरियाल को उनकी तलाश होगी। अब तू पूछेगा, ठकरियाल को उनकी तलाश क्यों होगी? जवाब में समरपाल का इंटरकॉम सुन। स्वीटी, सत्यप्रकाश और सुजाता बहन को अंडरग्राउंड करने के बाद उसे मेरे ही रूम में रामोतार नामक एक पुलिसिये से मिलना है। ये ठकरियाल का मुंह चढ़ा हवलदार है। सौदा चाहे कितने में पटे, उसके द्वारा बबलू को हवालात से फरार कराना है। बबलू की फरारी के बाद तू समझ सकता है ठकरियाल के पास बबलू पर दबाव बनाने के लिए एक ही रास्ता होगा, उसके माँ बाप और स्वीटी को उठा लेना। उसका ये मंसूबा परवान न चढ़े, इसीलिए समरपाल
उन्हें अंडरग्राउंड कर देगा। यहाँ मैं ये समझा देना भी ज़रूरी समझता हूँ कि जिस वक्त समरपाल के निर्देशों के मुताबिक रामअवतार बबलू को फरार करने के मिशन पर काम कर रहा होगा, उस वक्त वकील चंद भी हवालात में होगा। समरपाल रामअवतार को क्लोरोफॉर्म की एक शीशी देगा और कहेगा काम करने से पहले इसके जरिए वकील चंद को बेहोश करना जरूरी है। थाने से निकलते ही बबलू को राजदान बना समरपाल मिल जाएगा। वहां से वो उसे वहां ले जाएगा जहां उसने सत्यप्रकाश, सुजाता और स्वीटी को छुपा रखा होगा। उन सबको वहीं छोड़कर मेरे निर्देशों के मुताबिक समरपाल विला में पहुंचेगा। किचन, लॉन और विला में उत्पात मचा देना है उसे। डरा डरा कर बेहाल कर देना है दिव्या और देवांश को, इतना ज्यादा कि उन्हें राजदान के जिंदा होने का भ्रम होने लगे। अपने हर तरफ उन्हें मैं ही मैं नजर आऊं। एहसास हो कमजरफों को कि उन्होंने कितना घिनौना काम किया है। कम से कम समरपाल को मैं ये समझाने की जरूरत महसूस नहीं करता कि ये सब कैसे करना है। वो सक्षम है, समझदार है। जानता हूं हालात के मुताबिक वो ड्रामे को शानदार ढंग से अंजाम दे देगा। बस उद्देश्य समझा दिया है अपना। त्राही त्राही कर उठे ही जलील। जो प्लान मैंने बनाया है उसके मुताबिक जिस रात इधर ये सब चल रहा होगा, उस रात जब ठकरियाल अपने फ्लैट पर पहुंचेगा तो उसका स्वागत मेरी आवाज़ की एक ऑडियो कैसेट करेगी। अपनी मेज़ की दराज से उसे मेरा लेटर मिलेगा। वो लेटर जो उस मौके को ध्यान में रखकर मैं लिख चुका हूँ। वहाँ होने वाले सारे ड्रामे को समरपाल पहले ही प्लांट कर चुका होगा। एक बार फिर इस ड्रामे के दो उद्देश्य होंगे। पहला, ठकरियाल को दोबारा से इस उलझन में फंसा देना कि राजदान जिंदा है या नहीं। दूसरा, उसी वक्त उल्टे पांव ठकरियाल को वापस थाने भेजना। लेटर में लिखा होगा, जिस वक्त तुम ये लेटर पढ़ रहे हो उस वक्त थाने से बबलू को फरार करने की प्रक्रिया चल रही है। ये पढ़ते ही वो थाने फोन करने की कोशिश करेगा, मगर कर नहीं पाएगा क्योंकि समरपाल पहले ही उसका तार तोड़ चुका होगा। उसे उसी वक्त थाने पहुंचाने के पीछे मेरे फिर से दो उद्देश्य हैं। पहला, उसे आराम न करने देना। दूसरा, उसके हाथों रामअवतार की गिरफ्तारी। ये गिरफ्तारी मैं इसलिए चाहता हूं ताकि रामअवतार सार्वजनिक रूप से राजदान के जिंदा होने का बयान दे और बीमा कंपनी के लोग अगर क्लेम का पैसा दिव्या को देने के बारे में सोच रहे हों तो भटक जाएं। अखिलेश ने जब ऐसा कहा तो ठकरियाल के होठों पर मुस्कान फैल गई। ये मुस्कान ये सोचकर फैली थी कि कम से कम कहीं तो वो राजदान की सोच से अलग काम कर सका। रामअवतार को गिरफ्तार न करने के अपने फैसले पर मुस्कुरा उठा वो। अखिलेश कहता चला जा रहा था, मगर ऐसा हुआ नहीं। ठकरियाल ने रामअवतार को गिरफ्तार नहीं किया। एक ही कारण हो सकता है। राजदान की उम्मीद के मुताबिक ठकरियाल रामअवतार को ताड़ ही नहीं सका। यहाँ के बाद राजदान ने लिखा है, अखिलेश, तेरा काम यहीं से शुरू होता है। तेरा मुख्य काम है मेरे बिखरे हुए सभी मोहरों को जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर लाना। सबसे पहले तुझे भट्टाचार्य के घर पहुंचकर उससे मिलना है। वकील चंद को भी मैंने वहीं पहुंचने के लिए कह दिया है। इस तरह उस रात तुम तीनों वहां मिलोगे। भट्टाचार्य और वकील चंद के दिमागों में बहुत सारे सवाल होंगे। तुझे उनके सभी सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। मेरे निर्देशों के मुताबिक अगली सुबह समरपाल भी वहां पहुंच जाएगा। इसके बाद का मिशन तुम सब एक दूसरे को विश्वास में लेकर पूरा करोगे। संभवतः उसी दिन मेरी लाश का पोस्टमार्टम भी होगा। अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले ही तुझे विला में पहुंचना है। उन्हें वो लेटर दिखाना है जिसके मुताबिक मैंने तुझे अपनी हत्या की इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त किया है। इस आशय का लेटर इस लेटर के साथ मैं तुझे अलग से भेज रहा हूँ। उस लेटर को पढ़कर और तेरे बारे में जानकर एक बार फिर उनके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। अब कदम कदम पर यह शंका दीमक बनकर उनके दिमागों को कचोटना शुरू कर देगी कि जाने किस पल हकीकत तक तू पहुंच जाए। जाने कब बबलू को बेगुनाह साबित करके उन्हें सूली का रास्ता दिखा दे। ऐसी शंकाएं आदमी को खोखला कर डालती हैं और यही मैं चाहता हूं। अंदर से खोखले होते चले जाएं वो। तेरा टेरर उनके सिर पर भय का भूत बनकर नाचे। जरा ध्यान से पढ़ो उस लेटर को जो तुझे उन्हें दिखाना है। उसमें कहीं भी मैंने आत्महत्या का जिक्र नहीं किया है। उसे पढ़कर उन्हें लगेगा मैं तेरे जरिए उन्हें अपनी हत्या के इल्जाम में फंसाना चाहता हूँ। एक बार फिर बुरी तरह से उलझ कर रह जाएंगे वो। समझ नहीं पाएंगे।
मैं खुद को जीवित साबित करके बीमा कंपनी के रुपए को रोक देने के मिशन पर काम कर रहा हूं, या उन्हें अपनी हत्या के इल्जाम में फंसाने के। दुश्मन को अगर इस किस्म की उलझनों में फंसा दिया जाए तो वो ठीक से सोच नहीं पाता, अपने हक में करे तो करे क्या। दूसरी तरफ ये सवाल भी उनके दिमाग को कचोट रहा होगा, जब खुद हमारे पास राजदान के ऐसे कई लेटर्स हैं जिनके मुताबिक उसने सुसाइड की है, तो अखिलेश भला हमें हत्या के जुर्म में कैसे फंसा सकता है। मेरा उद्देश्य उन्हें इसी किस्म के ऊट पटांग सवालों में उलझाए रखना है। एक और खास बात, मैं नहीं जानता तुझे किसी किस्म के नशे की लत है या नहीं, मगर उन तीनों से मुलाकात के वक्त तुझे ये दिखाना है कि तू सिगरेट में सुल्फा भरकर पीता है। अवतार कह उठा, इसका क्या मतलब? फिलहाल सुनता रहे, स्टोरी के एंड में खुद ब खुद समझ जाएगा। रहस्यमय मुस्कान के साथ अखिलेश कहता चला गया, इस वक्त बस इतना ही कह सकता हूं, राजदान ने लेटर चाहे जितना लंबा लिखा हो, मगर फालतू एक भी बात नहीं लिखी। मुझे सुल्फई भाई होने का निर्देश देने के बाद उसने लिखा, उसी रात राजदान के रूप में समरपाल को फिर विला जाना है। अगर तब तक दिव्या और देवांश इस नतीजे पर पहुंच चुके हों कि पिछली रात उन्हें डराने की कोशिश करने वाला राजदान नहीं, उसका क्लोन था, तो समरपाल नए सिरे से उन्हें ये विश्वास दिला देगा कि वो क्लोन नहीं, राजदान ही है। वहां क्या करना है, कैसे करना है, ये समरपाल की हेडेक है, मगर उद्देश्य होना चाहिए दिव्या और देवांश के बीच दरार पैदा कर देना, अविश्वास की ऐसी खाई खोद देना जिसमें गिरकर वो गर्क हो जाएं। और वही समरपाल रात वहां करके आया है, भट्टाचार्य ने कहा। वो भी करके आया है और तारों भरी रात में चिलचिलाती धूप वाली दोपहर का एहसास भी करा कर आया है उन्हें। इसका क्या मतलब हुआ? अवतार ने पूछा। राजदान के निर्देशों के मुताबिक वो उन्हें बताकर आया है कि न तो उनके पास राजदान की हैंडराइटिंग में लिखा कोई कागज है, न ही उसकी आवाज की कैसेट। उन्हें राजदान ने जितने भी लेटर लिखे थे सब उड़ने वाली इंक से लिखे थे, और वैसी ही कैसेट्स भी थीं। तुम समझ सकते हो, ये जानकर उन्हें रात में सूरज नजर आ गया होगा। ये खौफ अब उन्हें हिलाए दे रहा होगा कि मैं उन्हें राजदान का हत्यारा साबित करूंगा, और उनके पास इस सच्चाई तक को साबित करने वाला कोई सबूत नहीं है कि राजदान ने वास्तव में आत्महत्या की है। बेचारे, वकील चंद बड़बड़ाया। अखिलेश की रहस्यमयी मुस्कान में इजाफा होता जा रहा था। वो बोला, लेकिन ये जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि राजदान का असली प्लान ये भी नहीं है। कमाल की बात है, अवतार ने कहा। फिर क्या प्लान है उसका? पिछली रात जब समरपाल राजदान बना हुआ था और देवांश के साथ खिलवाड़ कर रहा था, तो अचानक वहां ठकरियाल पहुंच गया। उससे समरपाल की हाथापाई हुई। ये सब उनकी नज़र में अचानक हुआ, मगर मेरी और समरपाल की नज़रों में नहीं। हमें मालूम था देर सवेर ठकलियार को वहां पहुंचना है। राजदान के लेटर में लिखे प्लान के मुताबिक दिव्या और देवांश को बातों में लगाए रखकर समरपाल को तब तक वहां रुकना था जब तक ठकरियाल पहुंच न जाए। उसकी गोली से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर गया था वो। मैंने उससे जानबूझकर हाथापाई की। क्यों? ताकि गुत्थम गुत्था के दरमियान वो समरपाल का मुंह सूंघ सके। मुंह सूंघने से क्या मिलना था उसे? सुल्फे की गंध मिली होगी। इससे वो इस नतीजे पर पहुंचा होगा कि राजदान का क्लोन अखिलेश है। ओह, तो इसीलिए राजदान ने तुझे उनके सामने सुल्फा भरी सिगरेट पीने के निर्देश दिए थे। दरवाजे के पीछे छुपे खड़े ठकरियाल के रोंगटे खड़े हो गए। दिमाग में ख्याल उभरा, हे भगवान, कितने बड़े धोखे में फंस गया हूं मैं। वो ये सब भी मरे हुए राजदान के प्लान के मुताबिक हुआ है? अवतार ने पूछा। बात हवा के तूफानी झोंके की तरह खोपड़ी के ऊपर से गुजरी है यार। भला ऐसा क्यों चाहता था राजदान कि ठकरियाल तुझे राजदान का क्लोन समझे? मान ले ऐसा हो गया हो, अर्थात उसने राजदान के मुंह से सुल्फे की गंध सूंघ ली, जान गया वो मैं हूं। उस अवस्था में ठकरियाल क्या करेगा? करेगा क्या? अवतार ने कहा। सबसे पहले अपने संदेह की पुष्टि करेगा। वो जानता ही है तू सेंटूर होटल के स्वीट में है। सयाना होगा तो तेरी गैर मौजूदगी में यहां आएगा, जांच पड़ताल करेगा, स्वीट की तलाशी लेगा, ताकि उसके संदेह को विश्वास में बदलने वाला कोई सूत्र मिल जाए। हमारे बीच होने वाली बातों को सुनने की कोशिश भी कर सकता है। ये सारी कल्पनाएं
राजदान मरने से पहले ही कर चुका था। अखिलेश ने विस्फोट सा किया। अपने लेटर में उसने लिखा है, जब तुम होटल के कमरे में ये बातें कर रहे होगे तो ठकरयाल वहीं छुपा इन बातों को सुन रहा होगा। क्या? अवतार, भट्टाचार्य और वकील चंद एक साथ चौंक पड़े। उन सबसे ज्यादा बुरी तरह चौंका दरवाजे के पीछे खड़ा ठकरयाल। हे भगवान, क्या ये सच है? इस वक्त जो वो यहां खड़ा उनकी बातें सुन रहा है, ये भी राजदान के प्लान के मुताबिक है। मरने से पहले वो शैतान ये भी जानता था ये कि इस स्पॉट पर वो छुप कर उनकी बातें सुनेगा। कुछ सुझाई नहीं दिया ठकरयाल को। दिमाग जाम होकर रह गया था। यहां ये मत समझ बैठना समरपाल सचमुच सुल्फे का धसकी है, अखिलेश ने कहा। जिस तरह राजदान ने दिन में मुझे सुल्फा पीने का निर्देश दिया था, उसी तरह रात में समरपाल को पी कर विला में पहुंचने के लिए कहा था, ताकि सूंघते ही ठकरयाल खुद को तीरंदाज समझता हुआ इस नतीजे पर पहुंच जाए कि वो राजदान के क्लोन को ताड़ चुका है। अगर वो मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पहुंचा होगा तो स्वीट की तलाशी में वो सभी चीजें उसे मिली होंगी जिनसे राजदान बना जा सकता है। लेकिन उसे इस भ्रमजाल में फंसाने से फायदा क्या होने वाला है? सोच, राजदान की सोचों के मुताबिक क्या अपनी कामयाबी के नशे में चूर वो इस वक्त यहीं कहीं छुपा हमारी बातें नहीं सुन रहा होगा? ठकरयाल के जहन में बड़ी तेजी से विचार कौंधा। भाग ठकरयाल भाग। तू जो ये सोच रहा था कि तू अपने टैलेंट से यहां पहुंचा है, वो गलत है। बहुत बड़ी खुशफहमी का शिकार हो गया तू तो यहां भी आया है तो सिर्फ उस जाल में फंस कर। घबरा कर उसने तेजी से पलटना चाहा, पलटकर भाग जाना चाहा, मगर पीठ पर जोरदार ठोकर पड़ी। हलक से एक चीख निकली। मुंह के बल बेडरूम पर बिछे कालीन पर जा गिरा वो। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए मदारी का अगला भाग।